अब हम इसके ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, तो एक कार्बन एटम कितना था 12 यू था, 1 मोल कितना हो गया 12 ग्राम। तो देखो सेम चीज उन्होंने बोली है, तो 12 ग्राम्स हो गया। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मास निकालो। तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो कैसे निकालते हैं। तो कार्बन के एक एटम का मास निकालना है ग्राम में, ठीक है। तो करते हैं, एक एटम यानी ये 12 यू का एक का मास कैसे निकालेंगे। तो ये देखो 1 मोल ऑफ कार्बन के किसके इक्वल था 12 ग्राम के, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल कार्बन किसके इक्वल था 12 ग्राम के। 1 मोल का लिख दिया, 1 मोल में कितने थे 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन थे, ठीक है। ये कितने के हो गए 12 ग्राम के। तो एक कार्बन एटम क्या कितने ग्राम का हुआ, एक कार्बन एटम क्या हुआ, इसे डिवीजन में ले जाए, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 आ गया ये। अब इसको जब इसको ऐसे करके डिवाइड करोगे आप, तो मैंने बताया था ना पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, तो इसे माइनस में ले जाती है, तो -23 और ये 6.02 को हम 6 भी लिख सकते हैं। 6.02 को हम भाई 6.02 और 6 तो नियरली इक्वल होता है ना। देखो इक्वल तो ये होता है, एक नियरली इक्वल का भी साइन होता है ना कि हाँ लगभग लगभग बराबर है, ठीक है चलता है। तो इसको हम क्या नियरली इक्वल भी बोल सकते हैं 6 के, इसको 6 के नियरली इक्वल बोल सकते हैं। तो नीचे अगर हम 6 मान लें इसे हम 6.2 की जगह 6 मान लेते हैं, ताकि आसानी से हमारी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं 6 मान लेते हैं 6.02 की जगह, तो इसे हम लिख देते हैं 6 आ गया। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 को इससे 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का वेट कितना हो गया 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो देखो ये वाला क्या है माइनस में, यानी ये मास बहुत छोटा है। फिर से देखो 1 मोल कार्बन एटम थे वो कितने ग्राम के थे 12 ग्राम के। 1 मोल में कितने कार्बन एटम थे 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये कितने थे 12 ग्राम। इसको डिवाइड कर दिया, अब 6.02 को हमने क्या ले लिया 6 लिख लिया, जस्ट इसे क्या लिख लिया 6। तो 6 से इसको डिवाइड करा कितना है 2 तो ये आ गया, और पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है प्लस वाली पावर क्या हो जाती है माइनस। ये सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसे कि अगर 5 मैंगो है तो उसका वेट 1 किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलोग्राम है तो एक मैंगो का कितना होगा 1/5 किलोग्राम, 1/5 kg। तो सेम हमने किया कि अगर इतने कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है 12 ग्राम है, तो एक कार्बन का क्या करा है डिवाइड कर लिया, और इसे 6.02 को नियरली 6 लेके हमने इसे 2 करा, और ये माइनस वाली ऊपर प्लस वाली ऊपर जाके क्या हो गई माइनस की, तो इतने ग्राम हमारा मास हो गया एक कार्बन एटम का। और ये देखो बहुत बहुत कम आया, यानी ये बहुत हल्का एटम होता है, एटम बहुत हल्का होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच हैज मोर एटम्स, इसमें से किस में ज्यादा एटम्स है 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23U और आयरन का क्या दे रखा है 56U। तो अब हमें बताना है कि किस में ज्यादा एटम्स होंगे। तो देखो हमें n बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है मोल इंटू क्या नंबर एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ एटम्स बताने, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन इसमें मोल कैसे निकालते हैं, मोल ऐसे निकालते हैं अगर हमें मास दे रखा है तो मोल कैसे निकालते हैं मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो n का फॉर्मूला क्या हो गया, n का फॉर्मूला सिंपली हो गया
अब इस n की वैल्यू लगाते हैं, ये वाली m/m इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो गया। अब हमने बताना है कि किस में ज्यादा है, तो देखते हैं करके। तो पहले तो हम किसके लिए करते हैं, सोडियम के लिए पहले करते हैं, सोडियम Na के लिए, Na सोडियम के लिए करते हैं। तो क्या आएगा, नंबर कितना होगा, मास देखो हमने 100 ग्राम ही दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, और इसका ये क्या है, मोलर मास क्या है इसका 23, U की जगह क्या जाएगा ग्राम, 23 ग्राम, ठीक है। इंटू एवोगैड्रो नंबर तो सेम है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसका ये आ गया। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.34, ठीक है। तो ये आ गया इतने मोल, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं, आयरन के लिए। आयरन के लिए क्या आएगा, आयरन के लिए क्या आया, N इज इक्वल टू मास फिर 100 ग्राम है, 100, और ये कितना था 56, इसका कितना था 56U और 56 ग्राम, और ये तो सेम है, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो 100 को 56 से, तो ये आया, ये वाला आया 1.78, ठीक है। पहला वाला आया 4.34 और दूसरा वाला कितना आया 1.78। तो देखो फिर से लिखते हैं इसे। तो Na के लिए कितने आए, Na के लिए आए 4.34 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। आयरन के लिए कितने आए 1.78 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो देखो ये वाले नंबर तो सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। कौन सा नंबर ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि 1.78 ज्यादा है, Na का ज्यादा है ना, तो Na में जो है एटम्स ज्यादा होंगे, Na में एटम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ये Na का ये नंबर क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ा, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, तो मास अनचेंज रहता है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ लिया था हमने। इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी पढ़ लिया था डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ the element cannot usually exist independently and retain all its chemical property, एटम सबसे छोटा होता है और इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकता, ये भी हमने पढ़ा। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। इट शोज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो केमिकल फॉर्मूले से उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो पता चलते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एटम एलिमेंट, तो और कौन कौन से एलिमेंट कितने नंबर में कंबाइन कर रहा है, जैसे H2O में H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने 1। क्लस्टर्स ऑफ एटम दैट एक्ट ऑन एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, तो पॉलीएटॉमिक आयन हम देख चुके हैं, दे कैरी फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, तो उनके ऊपर चार्ज भी होता है पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर, देख चुके हैं ना, कार्बोनेट CO3-2- था। इसके अलावा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, तो वैलेंसी के बारे में और उसका जो है केमिकल मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनेगा वो भी हम देख चुके हैं वैलेंसी से, जो ऑक्टोपस और डॉग और ह्यूमन हैंड वाला एक्टिविटी याद है कि वैलेंसी क्या होती थी, ठीक है। इसके बाद क्या था, इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला, तो जो नॉर्मल वाले में थे उसमें किससे बनाते थे, वैलेंसी से, जो आयन वाले थे उसमें किससे बनाते थे, चार्ज से कंपाउंड बनाते थे। साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ चुके।
द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इस सबको नापने के लिए क्या करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं। एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइन्ड एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12, तो कार्बन 12 को कितना मास दे दिया गया था, 12 का, क्योंकि 12 कार्बन 12 को कितने पार्ट में तोड़ा था उन्होंने, 12 पार्ट में, 12 पार्ट में, तो पूरा कार्बन कितने के बराबर हो गया, 12 के, तो कार्बन को कितना मास दे दिया गया, 12 का। एंड रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर ऑब्टेन्ड इन कंपैरिजन ऑफ विद द मास ऑफ कार्बन 12, तो बाकी सबका क्या किया गया, इसके कंपैरिजन में बताया गया, बाकी सबका मास क्या करा गया, इसके कंपैरिजन में बताया गया, ठीक है। इसके बाद देखो द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज दिस, तो एवोगैड्रो नंबर हमने पढ़ लिया कि ये होता है, और ये क्या होता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो किसी भी चीज का जो मोलर मास था उसे क्या कर देता है, ग्राम में कन्वर्ट कर देता है, तो कार्बन 12 का कितना था 12U, तो उसको क्या बना देता है ये 12 ग्राम। द मोल मास is the amount of substance that contains the same number of particles atoms ion, तो मोल की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मोल में तो सेम नंबर ऑफ सब्सटेंस होता है, नंबर चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो सबका नंबर क्या होता है, सेम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो अब हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, अब इसके बाद आप इसकी ये जो भी एक्सरसाइज है उसे अपने आप से करने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से करेंगे, इसे समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मेहनत करके इसे समझाना पड़ा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।